गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग अगेन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ब्रीफिंग हम हालांकि इस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले कर चुके हैं और साथ में काफी इंपॉर्टेंट एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे और आई होप सो आज की क्लास के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको काफी हेल्प करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट है हम लोगों का शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब देखिए, रेजोनेंस जो स्टूडेंट जानते हैं, शार्पनेस बड़े आराम से समझ पाएंगे। मैं कुछ पहले थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे दूं। रेजोनेंस क्या था? बेसिकली दो फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी। यहां दो फ्रीक्वेंसी थी, एक तो जो सर्किट में हम लोगों ने सोर्स लगा रखा है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, और दूसरा हमारा जो एलसीआर सर्किट था इसकी वजह से जनरेट होने वाली फ्रीक्वेंसी। ये मेरे पास में जनरल कॉन्सेप्ट था। ये इंडक्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर। यहां EMF इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी या 2 पाई न्यू टी या FT, कुछ भी हम लोग लिखते हैं। अगर कोई फेज डिफरेंस है तो प्लस माइनस 5। ये हमारी जनरल इक्वेशन थी डियर स्टूडेंट्स। तो एक फ्रीक्वेंसी तो निश्चित रूप से यहां से जो सोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी है। दूसरा फ्रीक्वेंसी हमारी ये इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से डेवलप होगी। अगर दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इंटीग्रल मैच है, इंटीग्रल बराबर है या इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऐसी स्थिति में हमारा सर्किट रेजोनेंस सर्किट कहलाएगा और इस कंडीशन को हम लोग रेजोनेंट कंडीशन कहेंगे। और रेजोनेंट कंडीशन के लिए हम लोगों ने कंडीशन भी निकाली थी XL इक्वल्स टू XC, या इसमें से फ्लो होने वाली करंट से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो IXL IXC, जिसको मैं VL इक्वल्स टू VC लिख सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, रेजोनेंट कंडीशन में इंडक्टर के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप एग्जैक्टली बराबर होगा कैपेसिटर के अक्रॉस होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप के। लेकिन दोनों में ही फेज डिफरेंस क्या रहता है? 180 डिग्री का रहता है, आउट ऑफ फेज रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पोटेंशियल होगा वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा। तो ये सर्किट की एक तरीके से ब्रीफिंग थी। कंडीशन थी रेजोनेंस की, क्या था? IXL इक्वल्स टू IXC या VL इक्वल्स टू VC। और यहीं से अगर मैं वैल्यूज को डाल देता हूं तो पिछली क्लास में मैंने निकाला था फ्रीक्वेंसी न्यू या F से डिनोट करते हैं, तो F इक्वल्स टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC। ध्यान रहे ये LC जो है वो इसके नीचे आता है। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, कंफ्यूजन कोई क्रिएट ना हो। दैट इज 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC। ये इस तरीके से है। तो डियर स्टूडेंट, रेजोनेंट कंडीशन में हम लोगों को ये फ्रीक्वेंसी मिलती है। अब ये तो बात थी जो मैथमेटिकल हम लोगों ने पिछली क्लासों में डिस्कस किया था या व्हाटएवर सो। अब मैं बात करना चाहूंगा रेजोनेंट कंडीशन के सर्किट्स हम लोगों को मिलते कहां हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। आप घर में अपने FM रेडियो चलाते हैं। जब FM रेडियो चलाते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक नॉब होती है। उस नॉब को आप लोग घुमाते हैं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाकर के आपका कोई पर्टिकुलर चैनल काम करना शुरू करता है, जैसे रेडियो मिर्ची है, FM गोल्ड है या व्हाटएवर सो। तो उसके पीछे की जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म कहीं ना कहीं इसी टॉपिक से लिंक्ड है, इसी टॉपिक के बेसिस पे है। अब वहां होता क्या है समझिएगा। हाँ, अच्छा, पीछे वाला स्टूडेंट कह रहा है कि जी हम नॉब नहीं घुमाते। ठीक है बच्चों, आप नॉब नहीं घुमाते, मैकेनिकली ये काम आप नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली ये काम करते हैं। आप एक रीसेट वाला बटन पुश करते हैं जिसमें चैनल्स आपके सेट होते चले जाते हैं और उसके अंदर जो मेमोरी होती है वो मेमोरी उन फ्रीक्वेंसीज को क्या कर लेती है, अपने पास में स्टोर कर लेती है और उसके अकॉर्डिंग जो भी चैनल आपको चाहिए होता है पर्टिकुलर बटन से आप लोग ले लेते हैं। तो प्रोसेस तो वही है। पुराने जो रेडियोज हैं उनमें वो जो ट्यूनिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो अभी भी मिलता है आप लोगों को। चलिए, तो इसी तरह से टीवी की बात हम लोग करें। हम रिमोट में बड़े आराम से चैनल चेंज कर देते हैं, चैनल का नंबर डालते हैं, पर्टिकुलर कोई सिग्नल हम लोगों को रिसीव होना शुरू हो जाता है। इन सब के पीछे रेजोनेंस ही है। ये एक अलग बात है कि आप किस तरीके से फ्रीक्वेंसीज को मैच कराने का काम कर रहे हो। तो डिस्टेंस होता क्या है, एक फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट स्टेशन से हमारे रेडियो तक आती है और एक हमारा रेडियो का या टीवी का अपना एक इंटरनल सर्किट है जो निश्चित रूप से LCR सर्किट ही होता है। वो अपनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जब दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे का इंटीग्रल
मल्टीप्लिकेशन में आ जाती हैं या एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, तो ये रेजोनेंस वाली कंडीशन सेट होती है। और जब रेजोनेंस कंडीशन सेट होगी तो आप यहां पे देख रहे हैं कि जो फ्लो होने वाला सर्किट से करंट है वो एकदम से ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और जैसे ही करंट ज्यादा होगा तो हम लोग इन करंट्स को रिकॉग्नाइज करके कन्वर्ट कर लेते हैं अपने पर्पस के, किसी टीवी स्क्रीन की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में स्पीकर को प्रोवाइड कर देते हैं, व्हाटएवर। सो ये मैकेनिज्म होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात आती है हमारी शार्पनेस की। शार्पनेस का सीधा सा मतलब होता है तीखापन। तीखापन का मतलब, अगर मैं जब मैचिंग की बात करता हूं, फ्रीक्वेंसी मैचिंग की बात करता हूं, रेजोनेंस की बात करता हूं, एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मैचिंग हो तो उसे हम लोग कहेंगे कि हमारा जो रेजोनेंस है वो कैसा है, शार्प है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही हो रहा है। और अगर एक रेंज के अंदर रेजोनेंस हम लोगों को मिल जाता है, रेंज का मतलब मान लीजिए मेरी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा आर है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर पे ही अगर रेजोनेंस मिलता है तो दैट विल बी टर्म्ड एज शार्प रेजोनेंस। लेकिन मान लीजिए मेरा रेजोनेंस जो है वो यहां से मिलना शुरू हो जाता है, मान लीजिए मैं इसको कह देता हूं माइनस का ओमेगा नॉट, और यहां तक मिलता है, इसको कह देता हूं प्लस का ओमेगा नॉट। तो नो डाउट जो मेरे पास रेंज हो गई रेजोनेंस की वो माइनस ओमेगा नॉट से लेकर के प्लस ओमेगा नॉट तक हो गई, यानी इन फ्रीक्वेंसीज पे भी मैच करेगा, यहां भी मैच करेगा, यहां भी मैच करेगा। ये एक अलग बात है कि जो मैचिंग होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, मतलब उसमें अगर आप देखेंगे अपने रेडियो के अंदर प्रैक्टिकली तो आवाज तो आती है लेकिन उसके साथ में अनवांटेड सिग्नल्स काफी सारे आते हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जाकर के एकदम से क्लियर आवाज होती है, तो वही जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहलाती है, हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और सर्किट की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम लोग कहेंगे कि हमारा सर्किट जो है काफी शार्प है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये एक्सपीरियंस आप लोग प्रैक्टिकली कर सकते हैं, घर पे जाएं, रेडियो ट्यून करें तो दो स्टेशंस को ध्यान से जरा देखें, एक है एफएम गोल्ड और दूसरा है रेडियो मिर्ची। आप दोनों को देखेंगे तो जो एफएम गोल्ड है वो थोड़ा ब्लंट है, मतलब उसमें जो रेजोनेंस मिलता है आपको वो एक रेंज के अंदर मिलता है। जबकि आप एफएम रेडियो मिर्ची की बात करेंगे तो रेडियो मिर्ची जो है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही आपको मिलेगा। जैसे ही आपका ट्यूनर वहां से थोड़ा सा लेफ्ट या राइट होगा तो तुरंत जो है वो मैचिंग खत्म हो जाएगी या रेजोनेंस खत्म हो जाएगी। तो ऐसे सर्किट्स जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही रेजोनेंस लेते हैं वो शार्प रेजोनेंट सर्किट्स कहलाते हैं। आई होप सो रेजोनेंस का मतलब समझ में आ गया होगा, शार्पनेस का मतलब समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली शार्पनेस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो एक मेजरिंग कॉन्सेप्ट है वो है क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर को मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। एक क्वालिटी फैक्टर को तो डिफाइन कर दिया मैंने यहां पे, कैसे कि भैया मेरे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय रेंज, जहां से जहां तक ये मेरा क्या हो रहा है, रेजोनेंस ले रहा है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं जो मैथमेटिकल है, कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा है, उसके ऊपर जनरली आप लोगों को एग्जाम में न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। ये जो हमारे पास तरीका है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय व्हाटएवर सो रेंज, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन हम लोगों को यहां पे नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो हम लोगों को मिलता है, हम लोग जब सर्किट्स पढ़ेंगे कहां, इंजीनियरिंग में जाकर के, रेडियो इंजीनियरिंग में जाकर के, तब ये सारे के सारे हमें पढ़ने होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल कोई नहीं मिलता। तो पहली डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, इस डेफिनेशन का कोई बहुत ज्यादा रोल हमारी जो 12th है उसमें नहीं है। The ratio of resonant frequency to difference in two frequency taken on both side of resonant frequency, जैसा मैंने बताया था इस साइड में रेजोनेंस शुरू हुआ माइनस ओमेगा नॉट से, इस साइड में यहाँ पे प्लस ओमेगा नॉट तक चला गया। तो ये जो रेंज है माइनस ओमेगा नॉट से प्लस ओमेगा नॉट तक की, ये तो आपकी आएगी कहां, डिनोमिनेटर में, और जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो आएगी न्यूमरेटर में। तो इस तरीके से आप लोग क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को डिफाइन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूले की फॉर्म में अगर मैं लिखता हूं तो ये मेरे को मिल गया Q इक्वल्स टू ओमेगा r ओवर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा नॉट। ये 2 डेल्टा ओमेगा आता है जिसको मैंने यहाँ पे ओमेगा 2 और ओमेगा 1 न लेकर के माइनस ओमेगा नॉट और प्लस ओमेगा नॉट लिया था, तो अगेन वहां पे भी 2 ओमेगा नॉट आ जाएगा। अब जहां से मेरा रेजोनेंस होना शुरू हुआ और जहां तक मेरा रेजोनेंस हो रहा है, चाहे वो ब्लर हो रहा है, ब्लंट हो रहा है, तो उसको मैं कहता हूं बैंड विड्थ।
बैंड का मतलब एक पट्टी, विड्थ का मतलब चौड़ाई। वो बैंड विड्थ हमारी होगी क्या, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या 2 ओमेगा नॉट, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में दिया था। क्वेश्चंस अब मैं दूसरी बात करना चाहूंगा कि ये जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है या जो क्वालिटी फैक्टर है, इसको मैं मैथमेटिकली दूसरे तरीके से किस तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं, जो कि अपने आप में अगेन काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप लोगों को न्यूमेरिकली करने के लिए मिलता भी है। याद कीजिए पिछली क्लास में हम लोगों ने यहां पर एक इंपीडेंस ट्रायंगल की बात की थी। इस इंपीडेंस ट्रायंगल में अगर आपको याद आ रहा हो तो यहां पे था क्या, XL माइनस XC, यहां पे था क्या, रेसिस्टेंस R, और यहां पे था क्या, इंपीडेंस, और यहां पे था आप लोगों का फाई। और मैंने यहां आपको बताया था कि हम जो है या तो tan फाई के टर्म्स में बात करते हैं या तो cos फाई के टर्म्स में बात करते हैं। तो आज हम लोग tan फाई की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली tan फाई को मैं यहां पर लिखता हूं क्या, क्वालिटी फैक्टर, जो मेरा टॉपिक है आज का, और tan फाई यहां पे आएगा क्या, XL माइनस XC ओवर R। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से tan फाई की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। अब इसमें कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं मेरे को तो और थोड़ा सा इसको एनहांस करना है, तो किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है कि मान लीजिए मैं इस पूरे सर्किट को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल कहने लगूं, तो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल में यहाँ पे I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एज वेल एज यहाँ I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ I से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू तो tan फाई की वही है, लेकिन अब मेरे को लिखने के लिए थोड़ा आसान सा मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, IXL स्टैंड फॉर पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। अभी सर्किट की बात करेंगे तो देखिए सर्किट याद करें, ये हमारे पास सर्किट था। अब इस सर्किट में इस इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप था जिसको VL कहा था वही है IXL, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप था उसको कहा था VC, जिसको मैं कहता हूं IXC। तो डियर स्टूडेंट्स रेजोनेंस कंडीशन में VL जो था वो बराबर था किसके, VC के। और इसी तरीके से जो मेरे पास IR आ गया रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसको लिख सकता हूं tan फाई इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस XL या XC, दोनों के साथ बराबर पोटेंशियल ड्रॉप है, तो मैं XL XC में से किसी के भी अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर सकता हूं, डिवाइडेड बाई पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर। तो इसको हम लोग tan फाई या क्वालिटी फैक्टर के नाम से जानते हैं। जितना ज्यादा होगा ये tan फाई या क्वालिटी फैक्टर, उतना ही ज्यादा शार्पनेस होगी रेजोनेंस की, और जो मेरा सर्किट है वो उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाएगा। जब मैं रिसीवर एंड की बात कर रहा हूं, जब मैं अपने रेडियो की बात कर रहा हूं, घर में रखे हुए टीवी की बात कर रहा हूं, इवन दैट डियर स्टूडेंट्स ये इतना कहना चाहिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपके मोबाइल में कभी आपने ध्यान किया है कि मान लीजिए आपने मेरे को फोन किया और मेरे सराउंडिंग में 10 लोग और बैठे हुए हैं, तो मेरा ही फोन क्यों रिंग करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी आ रही थी या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही थी वो तो वहां पूरे एरिया में आ रही थी, 10 लोगों के मोबाइल पे आ रही थी, लेकिन मेरा ही मोबाइल क्यों रिंग हुआ, बाकी का क्यों नहीं हुआ, जरा सोच के देखिए ध्यान से। कहीं ना कहीं आंसर आप लोगों को यही मिलता है, रेजोनेंस पे मिलता है। डियर स्टूडेंट जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो मेरे मोबाइल से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी के इंटीग्रल मैच में थी, इंटीग्रल मल्टीपल थी, इसलिए मेरा ही मोबाइल रिंग हुआ, बाकी किसी का मोबाइल रिंग नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वहां भी क्या होता है, रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस की अपनी शार्पनेस है तो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही रेजोनेंस होगा। अगर मान लीजिए ब्लर रेजोनेंस हुआ, ब्लंट रेजोनेंस हुआ, तो हो सकता है मेरे में तेज घंटी बजे, बाकी जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से किसी एकाध पर्सन के मोबाइल में हल्की हल्की घंटी बजना शुरू हो जाए। तो सोचिए ऐसी स्थिति में क्या होगा, दैट विल बी वेरी पेनफुल टास्क, यानी जो भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है सारा का सारा ही बिगड़ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अपने आप में बहुत जरूरी है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही रेजोनेंस होना चाहिए, और उसके लिए ये सारी की सारी कंडीशंस हम लोग पढ़ रहे हैं। ये जो हमारे पास tan फाई आया है जिसे हम लोग क्वालिटी फैक्टर कह रहे हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है, और वो दूसरा नाम हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे, दैट इज व्हाट, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। इसको हम लोग वोल्टेज मैग्निफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो वोल्टेज मैग्निफिकेशन के अक्रॉस या tan फाई की जो वैल्यू मैंने बाद में इंपीडेंस ट्रायंगल के थ्रू दी है, इसके बेसिस पे अगर मैं डिफाइन करूं तो ये है डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप
across the inductance और the capacitance, दोनों के across सेम था, तो हम किसी को भी कह सकते हैं at resonance to the applied voltage. applied voltage बोले तो सिंपल सा क्या, पोटेंशियल across रेसिस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन की बात की, ओमेगा r इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट LC आ गया। यहां से ओमेगा की वैल्यू या क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हम लोग 1 अपॉन r स्क्वायर रूट L/C निकाल के दे सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको कई बार छोटा न्यूमेरिकल मिल जाता है, या जो हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप लोगों से मिल जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब अगेन ध्यान रखिए कि आपका जो सीबीएसई वाला एग्जामिनेशन है वो भी ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जैसा ही होने लगा, क्योंकि अब इसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ज्यादा हो गए, तो काफी सारे कंटेंट को कवर करके पेपर अब आप लोगों का डिजाइन होता है। तो आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए, लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए, और ये मैं एश्योर कर सकता हूं कि जो भी नोट्स में हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है, जो हम क्लास के अंदर डिलीवर कर रहे हैं, 100% पेपर आप लोगों का इसमें से आ जाएगा। आपको और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। बाकी फिजिक्स अनलिमिटेड है, आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट, जैसा हम लोग करते आए हैं, निश्चित रूप से ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस के बाद हम एक तो न्यूमेरिकल करने की बात करेंगे, और न्यूमेरिकल से हमें ये पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या सीखा। तो देखते हैं, यहाँ पे शार्पनेस का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इंपीडेंस का क्वेश्चन है, काफी कुछ हमें यहाँ से मिलेगा। अभी शार्पनेस भी निकालनी है, तो क्या करना है, सिंपल सा जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो यूज करना है। तो किस तरीके से हम लोग बात करेंगे इंपीडेंस निकालने की, पोटेंशियल निकालने की, ये काफी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ एग्जांपल नंबर 6, आप सब लोग पढ़िए। ए रेसिस्टर इज 50 ओम। तो डियर स्टूडेंट, जो भी पैरामीटर आपको दे रखे हैं आप उनको लिखते चले जाइए। आर यहाँ पे 50 ओम दे रखा है एसआई सिस्टम में, तो अलग से कुछ नहीं करना, सीधे सीधे हो गया। इंडक्टर ऑफ 20 ओवर पाई हेनरी, यानी इंडक्टेंस जो आपको दे रखी है वो 20 ओवर पाई दे रखी है। ये बात हमें हेनरी जो इसकी यूनिट है यहां से पता लगेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी क्वांटिटी की यूनिट को साथ के साथ कंसीडरेशन में लेते हैं तो मिस्टेक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे बात हम लोग करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटेंस जो है वो हमें दे रखा है कितना, C इक्वल्स टू 5 अपॉन पाई माइक्रो फेरड, तो दैट इज 10 टू पावर माइनस 6 फेरड। इस तरीके से 3 पैरामीटर्स मेरे को दे रखे थे, मैंने यहाँ लिस्ट कर लिए। कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे ही उसने कहा कनेक्टेड इन सीरीज, तो मेरे दिमाग में LCR सर्किट इस तरीके से आ जाना चाहिए, ये मेरे दिमाग में बन जाना चाहिए। टू ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 230 वोल्ट, यानी यहां पे जो वोल्टेज सोर्स है वो पोटेंशियल में कितना है, 230 है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को मैं F से डिनोट करता हूं, न्यू से डिनोट करता हूं, डजंट मैटर, दैट इज 50 हर्ट्ज। अब यहां आपको दो चीजों में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, ये पोटेंशियल एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल आपको जब भी होगा ये RMS वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, ये कभी भी आपको पीक वैल्यू नहीं दी जाती, हमेशा RMS दी जाती है। आप ऐसे मान लीजिए कि आपके घर में यूज होने वाले किसी भी अप्लायंस के ऊपर 220 वोल्ट लिखा रहता है, तो इसका मतलब वो RMS वैल्यू 220 वोल्ट यूज करता है। अगर पीक वैल्यू की बात करूंगा तो आप सबको पता है क्या, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू RMS होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, RMS आपको नॉर्मली दे रखा है, ऐसे हम ट्रू वैल्यू के भी नाम से जानते हैं, नॉर्मली ये दे रखा होता है। अगर आपको कहीं जरूरत पड़ती है तो आप इस रिलेशन के अक्रॉस V0 या एक्सट्रीम पोटेंशियल या पीक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो जो हमारे घरों में पोटेंशियल आता है उसकी पीक वैल्यू 311 वोल्ट होती है, 311 आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट यही निकल के आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे शॉक लगेगा तो वो 311 वोल्ट के बराबर इफेक्टिव होगा, जबकि लिखा रहता है कितना, 220 वोल्ट। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहां पे आप लोगों को थोड़ा अवेयर होना है। दूसरा, यहां अवेयर होना है, ये आप लोगों को यूनिट जरूर देखनी है। डियर स्टूडेंट्स, यहां यूनिट से ही हमें पता लगता है कि वो हमें सीधे सीधे एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रहा है या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी न्यू दे रहा है।
तो डियर स्टूडेंट्स ये यूनिट आपको बताएगी कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या फ्रीक्वेंसी है। तो एग्जैक्टली सब लोग हम जानते ही हैं कि जो हर्ट्ज यूनिट है वो किसके लिए है, फ्रीक्वेंसी के लिए है। तो वेरिएबल सेपरेशन मेरे पास सारा का सारा हो गया। अब वो क्या पूछता है, अब वो पूछता है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, यानी बहुत सारी चीजें उसने दी और पूछ रहा है एक छोटी सी चीज, क्या इंपीडेंस। तो आई होप सो इंपीडेंस का फॉर्मूला आप सबको याद है, Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो आई होप सो ये फॉर्मूला आप जब लगाएंगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। अब कैलकुलेशंस थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी हो सकती है, तो वो फिर आगे मैथमेटिक्स का काम है। अब जो कैलकुलेशन करने में ही आधा घंटा लगाएगा वो निश्चित रूप से मैथमेटिक्स में कहीं लैग कर रहा है, फिजिक्स में लैग नहीं कर रहा। तो फिजिक्स का जितना एस्पेक्ट था मैंने आपको यहाँ डिलीवर कर दिया, कैसे वेरिएबल सेपरेशन करनी है, किन किन चीजों पे ध्यान रखना है, फिर फॉर्मूले में पुट करना है। अब यहां से आगे का काम शुरू हो जाता है आप लोगों का। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर हम लोग अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। और नो डाउट अगला न्यूमेरिकल जो होगा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, तो बी कॉन्सेंट्रेट। चले बच्चों आगे, आंसर आ गया, गुड, कांग्रेचुलेशन। जिनका आंसर आ गया, जिनका नहीं आया वो अभी निकाल लेंगे। बाकी सॉल्यूशन हमने यहां दे रखा है, तो आप लोग मैच कर ही सकते हैं। यही तरीका होना चाहिए ऑलवेज न्यूमेरिकल करने का कि पहले आप अपने आप से करें, फिर आप अपने सॉल्यूशन को मैच करें। वेरिएबल सेपरेशन में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इफेक्टिव पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी सब कुछ दे रखा है डियर स्टूडेंट्स। यहां एक्सएल और एक्ससी को पहले कैलकुलेट करके दे दिया, देन आफ्टर जेड का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू निकाली, 50 ओम आ गई। अब जिन लोगों का 50 ओम आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कैलकुलेशन चेक कर लेंगे और जहां भी मिस्टेक आपको है तो आप अपनी मिस्टेक को सुधार लेंगे। चलिए, देन आफ्टर आई एम गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से डन कर ही लेना चाहिए। मैं समझता हूं ये न्यूमेरिकल अगर आप लोग डन कर लेंगे तो एसी का काफी मेजर पार्ट आप लोगों का डन हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, लंबा क्वेश्चन है तो नो डाउट लंबे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को पेशेंस रखने होते हैं, थोड़ा सा देखना होता है कैसे करना है। चलिए, एग्जांपल नंबर 7 कहता है ए 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल सेपरेशन में लिखूंगा C इक्वल्स टू 25 इंटू 10 टू पावर -6 फैराड। अब कोई बच्चा यहीं अटक गया कि जी मेरे को तो माइक्रो का मतलब नहीं समझ में आता, तो फिर तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो बच्चों जो पीछे वाली क्लासेस हैं 11th की क्लासेस हैं उनको आप पढ़ लीजिए। देखिए ऑलवेज गुड मॉर्निंग है, कब भी गुड नाइट गुड इवनिंग नहीं है। जब पढ़ना शुरू कर दो वहां से आगे बढ़ जाओगे। क्या फर्क पड़ता है, कोई 2 साल पहले जो है बहुत अच्छा काम कर गया, किसी ने 2 साल बाद अच्छा काम कर लिया, लेकिन जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा कहलाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे तभी ये सब पॉसिबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली चीज आई 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो सी मैंने यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद में क्या इंडक्टेंस, तो हेनरी यूनिट से पता लग रहा है, दैट इज L इक्वल्स टू 0.10 हेनरी। इंडक्टर एंड 25 ओम रेसिस्टेंस यानी R जो है वो आपको 25 ओम दे रखा है डियर स्टूडेंट्स। आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे ही वो सीरीज की बात करता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया मेरा इस तरीके का सर्किट है जिसमें LCR है, सीरीज है, कोई भी कहीं भी लगा हो लेकिन लगे इसी तरह से होंगे जिनमें सेम करंट फ्लो करेगी। whose EMF is given by, सोर्स का EMF जो है वो ये दे रखा है, इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, ऐसा आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वैल्यू के फॉर्म में। वैसे तो हम E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी या 2 पाई न्यू टी ऐसा पढ़ते ही आए हैं, कोई नई बात तो है नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट ये जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है EMF के लिए, E इक्वल्स टू 310 साइन 314 स्मॉल टी, इसका काफी ज्यादा रोल हो जाता है यहां पे। अब वो क्या पूछ रहा है हमसे, कई सारे पार्ट्स में हम लोगों से चीजें पूछ रहा है।
तो मैं पार्ट्स को डिस्कस करना शुरू करूं उससे पहले ये जो इक्वेशन मुझे दे रखी है यहां से कुछ वेरिएबल सेपरेशन और कर लेता हूं डियर स्टूडेंट्स। कैसे कर लेता हूं समझिए। जो मेरी जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन क्या थी? दैट वाज E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेरी जनरल इक्वेशन थी। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो नो डाउट E नॉट इक्वल्स टू 310 आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब E क्या है? पोटेंशियल है तो वोल्ट में होगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ओमेगा की तो ये मेरे पास 314 आ गया डियर स्टूडेंट्स। ओमेगा को मैं क्या कर सकता हूं? ब्रेक कर सकता हूं 2 पाई न्यू में या 2 पाई एफ में। अब बहुत सारी बुक्स हैं जो न्यू लिखती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं जो एफ लिखती हैं, बहुत सारी बुक्स हैं बच्चों जो 2 पाई एन भी लिखेंगी। तो नॉट टू बी वरी। अरे भैया इतने सारे बच्चे हो, मेरे को नाम भी याद नहीं रहते, कितने सारे बच्चे पढ़ के चले गए, तो हर कोई अपना अपना अलग नाम लेके आता है। तो यहाँ क्या दिक्कत आ गई? ये फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, बस डिनोट करने का तरीका है, नाम अलग है। तो डियर स्टूडेंट्स इसको मैं कंपेयर करके यहां से लिख सकता हूं क्या? 2 पाई न्यू इज इक्वल्स टू 314 और न्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 314 ओवर 2 पाई। तो मैं समझता हूं ये जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी थी उससे मैंने इन कुछ चीजों को और भी क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। तो ये पैरामीटर्स तो थे ही, कैपेसिटर था, इंडक्टर था, रेसिस्टर था, फिर मेरे को पीक वैल्यू पता लग गई, फिर मेरे को ओमेगा पता लग गया, फिर मेरे को फ्रीक्वेंसी पता लग गई। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने लिस्ट कर ली या अपने दिमाग में रख ली। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी पूरी न्यूमेरिकल में जरूरत ही हम लोगों को नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही हम ये पढ़ रहे हैं तो तुरंत हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि किस चीज का क्या मीनिंग है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग यहां से आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कह रहा है वो। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ? यानी जो ईएमएफ है, ईएमएफ की ये वैल्यू दे रखी है हमको, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? तो देखो हमने पहले ही निकाल दी, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करता तो हम ये कह देते 314। अब यहां यूनिट देना मत भूलना, फ्रीक्वेंसी वो पूछ रहा है तो आपको यहां पे हर्ट्ज जो है वो लिख देना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट? अब देखिए रिएक्टेंस उसने पूछा है। रिएक्टेंस हमने दो तरह की पढ़ी है, एक पढ़ी है हम लोगों ने एक्सएल और एक पढ़ी है एक्ससी। ये है इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहां उसने हमसे पूछा है रिएक्टेंस, यानी ना तो वो इंडक्टिव की बात कर रहा ना वो कैपेसिटिव की बात कर रहा। इसका मतलब मुझे इंडक्टिव भी निकालनी होगी, कैपेसिटिव भी निकालनी होगी। और अब चूंकि इंडक्टिव और कैपेसिटिव जो है वो एक दूसरे को क्या करती हैं? अपोज करती हैं, आउट ऑफ फेज होती हैं, 180 डिग्री पे होती हैं। तो मुझे दोनों का डिफरेंस निकाल करके जो भी बड़ी है, बड़ी वाली का नाम देना होगा। अगर इंडक्टिव बड़ी है तो मैं इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम कहूंगा और कैपेसिटिव बड़ी है तो मेरे को कैपेसिटिव रिएक्टेंस नाम देना होगा। डियर स्टूडेंट्स एक्सएल की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होता है? ये होती है 2 पाई न्यू एल, या कोई बच्चा लिख सकता है इसको ओमेगा एल। तो आपके पास में ओमेगा है ये रहा और एल आपके पास में है ये रहा, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट जरूर देंगे। यूनिट क्या होगी? ओम। इसी तरह से अगर मैं एक्ससी की बात करता हूं तो एक्ससी मेरे को मिलती है क्या डियर स्टूडेंट्स? 1 अपॉन ओमेगा सी या 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी। तो डियर स्टूडेंट्स अगेन ओमेगा आपके पास में है, सी भी आपके पास में है, तो यू में कंप्यूट। अगेन ध्यान रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपने वेरिएबल डेफिनेशन में यूनिट्स को ऐसा यूज सिस्टम में नहीं लिया, गलती होगी ही होगी। आपने फॉर्मूले में अगर कंपैरिजन की बात की, कंपैरिजन आपने ठीक से नहीं किया, गलती होगी ही होगी। और बच्चों पता है इन सबका इंपैक्ट क्या होता है? इंपैक्ट की कहानी सुनाता हूं। देखिए इंपैक्ट में सबसे पहला इंपैक्ट ये होता है कि आपका आंसर गलत आता है। फिर दूसरा इंपैक्ट ये होता है कि जैसे ही 2, 3, 4 क्वेश्चनों का आंसर गलत आया तो फिर आगे न्यूमेरिकल करने का आपका मन ही नहीं करता। फिर तीसरा इंपैक्ट ये आता है कि आपके मार्क्स कम आते हैं। फिर चौथा इंपैक्ट ये आता है कि आपको फिजिक्स मुश्किल लगने लगती है। और लास्ट वाला इंपैक्ट सुनोगे पता है क्या है? आप अपनी गलती नहीं देखते हो, आप सीधे कहते पता नहीं सर क्या पढ़ाते हैं, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। भैया सर तो जो पढ़ाते हैं वो पिछले 25 साल से वही पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ के चले गए। थोड़ा सा अपने अंदर भी देख लो कि आप गलती कहां कर रहे हो।
यूनिट क्लियर नहीं है, कैलिब्रेशन क्लियर नहीं है, कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो, कहां कर रहे हो? अरे भैया सर 12th ही तो पढ़ा रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इन चीजों का तो 100% होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत सारे बच्चों का हो गया, और बहुत सारे नहीं, ज्यादातर बच्चों का हो गया। कुछ ही बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है, और क्यों लगता है? ये धीमे धीमे चीजें जुड़ती चली जाती हैं। तो आप गुड मॉर्निंग बोलिए ऑलवेज, जब भी चाहें वहां से शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे मान लीजिए आज इसी न्यूमेरिकल से शुरुआत कर रहे हैं, आगे गलती नहीं करेंगे। लेट अस मूव। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोगों का जो पार्ट है वो है व्हाट इज द इंपीडेंस। अब वो इंपीडेंस पूछ रहा है, तो देखिए 1 by 1 ये सारी की सारी चीजें निकल के आ रही हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग इस न्यूमेरिकल पे बात कर रहे थे, तो देखिए जरा आगे बड़ी कॉमन सी चीजें हैं, जो वेरिएबल्स हैं हम लोग ऑलरेडी लिख चुके थे। अभी यहाँ देखें तो इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट आता है। इंपीडेंस का फॉर्मूला सबको पता है क्या? Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट XL R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो देखिए R हमें सीधे सीधे दे रखा है यहाँ पे, ये ना, और XL और XC हम लोग दोनों निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू डालेंगे और आ जाएगा। फिर है व्हाट इज द करंट ऑफ द सर्किट। अब ये देखिए यहाँ कुछ नई बात हम लोगों को मिलती है करने के लिए। तो करंट भी सब लोगों को पता तो है ही, क्या? V इक्वल्स टू IR, छोटा सा फॉर्मूला पढ़ के आए हो आप लोग। इसको अगर मैं LCR सर्किट के लिए बात करता हूं तो V इक्वल्स टू IZ हो जाता है। अब अगर आपको I निकालना है तो ये हो गया V ओवर Z। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं कंपेयर करना चाहूं जनरल इक्वेशन से, तो V को रिप्लेस करके हम लोग लिखते हैं E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर V को E से कब रिप्लेस करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट की सबसे पहली क्लास में मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं, जिसको डाउट है तो दोबारा से क्लास देख लेगा। तो E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको अगर मैं I के टर्म्स में लिखता हूं तो I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए अगर मैं इसको और एलोबरेट कर दूं तो I की जगह पे क्या लिख सकता हूं? E ओवर Z लिख सकता हूं, तो दैट इज E नॉट ओवर Z साइन ओमेगा टी। आई होप सो ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट मिल रहा है नो डाउट अपने आप में काफी हेल्प करेगा। तो आपके पास में E नॉट है ही, Z आप अभी निकाल के चुके हो, करंट आपके पास में आ जाएगी, साइन ओमेगा टी आपके पास में ऑलरेडी दे ही रखा है। तो डियर स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखना, अगर पहला स्टेप गलत होगा, एक चीज गलत होगी तो बाकी सारी की सारी गलत होती चली जाएंगी। और आप ये बिल्कुल ट्रस्ट कीजिएगा कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन कई बार 5 मार्क्स में डिस्कस हुआ है। अब मैं ये नहीं कह सकता आगे क्या आएगा कैसे आएगा, लेकिन यहाँ जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे 1 और 2 मार्क्स के पार्ट तो हैं ही। अब कोई सा भी डिस्कस हो सकता है, इसलिए अपने आप में मैंने कहा काफी इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। तो आई होप सो पार्ट नंबर 4 तक आपका क्लियर हो गया होगा। करंट आप यहां से निकाल देंगे। अब देखिए व्हाट इज द करंट। करंट वो कह रहा है, तो आपसे पीक करंट नहीं पूछ रहा, आपको यही वाला I निकाल के देना है, जिसको आप लोग IRMS कहते हो। तो IRMS निकाल के देना है, पीक नहीं देना। अगर वो पीक इंडिविजुअली कहेगा तो आपको पीक निकालना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं डियर स्टूडेंट्स। व्हाट इज द फेज एंगल। चलिए अब फेज एंगल की बात हम लोग करते हैं। तो देखिए फेज एंगल निकालने के लिए फिर बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट जो अभी हम लोग पढ़ के चुके हैं, वहीं से आपका फेज एंगल आएगा। कैसे आएगा चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए आपके पास में क्या होता है, इंपीडेंस ट्रायंगल होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इंपीडेंस ट्रायंगल होता है। ये मान लीजिए इंपीडेंस ट्रायंगल आपके पास है, यहां आपके पास ये फेज एंगल फाई होता है। ये आपके पास में क्या था? XL माइनस XC, और ये था क्या? R। अब देखिए मान लीजिए कोई बच्चा कहता है जी कि कोई जरूरी थोड़ी है मेरा XL बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल भाई हो सकता है XL आपका छोटा हो। XL अगर छोटा होगा तो सेम इंपीडेंस ट्रायंगल आप लोगों का ऐसे बन जाएगा। अब यहां पे क्या आ जाएगा? XC माइनस XL और R ये रहेगा, और ये आपका क्या आ जाएगा? फेज एंगल आ जाएगा। इंपीडेंस ट्रायंगल आपका ट्रायंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। बस ये इतना है कि यहां पे एंगल मेजरमेंट आप लोग एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे तो ये पॉजिटिव होगा। यहां एंगल मेजरमेंट आप लोग क्या कर रहे हो?
क्लॉकवाइज कर रहे हो तो ये एंगल आपका 90 माइनस में होगा, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब यहां से एंगल निकालना है आपने, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप लोग यहाँ पे cos फाई की वैल्यू निकाल के दे दो, या तो आप यहाँ पे tan फाई की वैल्यू निकाल के दे दो, और भैया अच्छी बात हो सकती है तो आप जो है ना साइन के टर्म्स में दे दो, जहां से आपको अच्छा लगता हो दे दो, लेकिन लिखना प्रॉपर। तो जनरली tan के टर्म्स में बच्चे निकालते हैं, tan के टर्म्स में ही बुक्स में दे रखा होता है, तो इट्स योर चॉइस। अब यहां पे tan फाई निकाला आपने, फाई नहीं निकाला, तो फाई निकालोगे तो ये होगा tan इनवर्स, tan इनवर्स जो भी वैल्यू निकल के आती है यहां से। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से फेज एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। ऑफ द करंट बाई विच द लीड और लैग, हाँ ये बात भी समझ लीजिए। अब लीड करता है या लैग करता है, इसके लिए अगेन ये अगर आपका पॉजिटिव है तो अलग कॉन्सेप्ट है, अगर नेगेटिव है तो अलग कॉन्सेप्ट है। आपको ये बात याद आ जाएगी, मैं नहीं बताऊंगा, आपको याद आ जाएगी। आप पीछे की क्लास को देखना, या अगर आपको रिकॉल कर रहा है तो देख लीजिएगा, मैं करा चुका हूं आपको। बाकी आंसर तो आगे मैंने दे ही रखा है, लेकिन अपने दिमाग पर भी थोड़ा सा जोर डालो। चलिए, फिर इसके बाद में है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। वेरी गुड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, अभी ऊपर वाले पार्ट में किया था। क्या किया था? I इक्वल्स टू ई नॉट ओवर जेड साइन ओमेगा टी। तो देखिए साइन ओमेगा टी तो सीधे सीधे कंपेयर होकर आ रहा था, जेड आप निकाल चुके हो, ई नॉट आपके पास में है, तो आई के लिए इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आप लोगों को ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7, व्हाट इज द इफेक्टिव वोल्टेज। वो इफेक्टिव वोल्टेज कहे, इफेक्टिव पोटेंशियल कहे, बात तो डियर स्टूडेंट्स एक ही है। देखते हैं जरा कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। अगेन हमें कहीं ना कहीं पूरे सर्किट को ही ध्यान में रखना होगा। सर्किट बना देते हैं। ये हमारे पास क्या है? इंडक्टर बच्चों, ये है कैपेसिटर और ये है रेसिस्टर। अब इसको हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने जोड़ दिया भैया अपना एसी सर्किट से। इसके एक्रॉस होगा VL, इसके एक्रॉस होगा VC और इसके एक्रॉस होगा VR। अब वो क्या पूछ रहा है देखिए, वो कहता है व्हाट इज द इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, यानी आपसे VC पूछ रहा है, इंडक्टर यानी आपसे VL पूछ रहा है, रेसिस्टर भैया बड़ा सिंपल सी बात, क्या VL इक्वल्स टू था IXL और VC था IXC और VR था I इंटू R। तो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन जहां से आसान हो जाए, आप तो बहुत सारी चीजें बाइफरकेट करके अलग अलग से पढ़ते चले आ रहे हो, जहां से कैलकुलेशन आसान हो जाए, सही आंसर आ जाए, वहां से आप लोग दे सकते हो इजीली। चलिए, कंस्ट्रक्ट ए वेक्टर डायग्राम फॉर द वोल्टेज। अब देखिए वेक्टर डायग्राम क्या है, सिंपल सा, ये वेक्टर डायग्राम था, मैं याद दिलवा देता हूं आपको। ये था मेरा VR, ये था मेरा VL और ये था VC। तो आपको क्या करना है? VR की जगह पे VR की वैल्यू प्लेस करनी है, VL की जगह पे VL करना है, VC की जगह पे VC करना है। अब नो डाउट या तो इसमें VL बड़ा होगा या तो VC बड़ा होगा, तो फाइनल वेक्टर डायग्राम जो आपका आएगा, VR तो अपनी जगह पे आएगा। अगर VL बड़ा है तो ये ऐसे आएगा और आप इसको लिखोगे VL माइनस VC, या अगर VC बड़ा है तो VC बड़े के केस में ये VR यहां पे आएगा और नीचे की तरफ आएगा VC माइनस VL। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स आप वेक्टर डायग्राम भी बना पाएंगे। देन आफ्टर 9th लास्ट वाला पार्ट, चलिए, व्हाट वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस विल मेक द इंपीडेंस ऑफ सर्किट मिनिमम, यानी L की वो वैल्यू निकाल के देनी है जिसमें इंपीडेंस क्या हो? मिनिमम हो। कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है भैया। इंपीडेंस मिनिमम किसके बराबर हो सकती है? रेसिस्टेंस के बराबर हो सकती है। कब बराबर हो सकती है? जब ये रेजोनेंस कंडीशन में हो। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब XL इक्वल्स टू XC हो, या फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC हो। तो डियर स्टूडेंट्स, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ आप L और C की वैल्यू को लेकर के कंप्यूट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या? L की वैल्यू। अब देखिए मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपको इसकी कैलकुलेशन करने में 10-20 मिनट का टाइम लग सकता है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ कैलकुलेशन कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक कि सारे आंसर्स आपके ठीक नहीं आ जाते।
अब डियर स्टूडेंट्स, जहां तक आंसर की बात है तो आंसर तो मैंने दे ही रखे हैं, लेकिन मैच कब करेंगे? जब आप अपने आप से कर लेंगे। सीधे सीधे आंसर यहां से कॉपी आउट करके अगर आप अपने नोट्स के अंदर लिख रहे हैं तो आप चौथी क्लास का काम कर रहे हैं, आप 12th में अभी पहुंचे ही नहीं हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड से कुछ कॉपी कर लेना, नोट से कुछ कॉपी कर लेना, बुक से कुछ कॉपी कर लेना और उसको अपने नोट्स के अंदर लिख लेना। दैट इज अ वर्क बिलोंग्स टू क्लास 4, क्लास 3। 5वीं क्लास से हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है, हम लोग समझ के अपने दिमाग से कुछ लिखते हैं। 12वीं तक आते आते तो ये सारी की सारी चीजें आपको 100% अपने दिमाग से लिखनी चाहिए। ये एक अलग बात है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर आपको कहीं कोई चीज अटक रही है, आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही, आपको क्या करना है, आंसर चेक करना है, टैली करना है, तो आप यहां से देख लीजिएगा। चलिए, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो हमारे इसके सॉल्यूशंस हैं। निश्चित रूप से वही चीजें हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ इक्वेशंस को लिखा, फिर हमने कंपेयर किया, कंपेयर करके 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल के दे दी। देन आफ्टर XC और XL दोनों निकाले जो उसने पूछा था। अब XL और XC दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, ऐसा मैंने अभी डिस्कस किया था। तो जिसमें जो भी बड़ा है, XL बड़ा है तो XC बड़ा है तो XC से XL को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर दे देंगे। अब XC बड़ा है तो सर्किट मेरा कैसा होगा, कैपेसिटिव होगा। इंपीडेंस की बात है तो वैल्यू डालिए। अब ब्रैकेट के अंदर ये भी देखिए, ब्रैकेट में हम नॉर्मली लिखते हैं XL माइनस XC, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे XC बड़ा है तो हम इसको लिखते हैं XC माइनस XL। ऊपर वैल्यू निकाल ही चुके हैं, डायरेक्टली इसको स्क्वायर करके इसको रूट निकाल के हम वैल्यू दे सकते हैं। इफेक्टिव करंट की बात करें तो I इफेक्टिव इक्वल्स टू E इफेक्टिव ओवर Z, यहां से वैल्यू डाली, आंसर आ गया। फेज एंगल की बात की, tan phi से निकाल दिया, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब देखो बच्चों, यहां ये बात जरा मैं और एलोबरेट करना चाहूंगा, मैथमेटिक्स की है हालांकि। देखिए, उसने निकाला tan phi इक्वल्स टू XC माइनस XL ओवर R। अगर आपको याद हो तो अभी हमने ऐसे बनाया था इंपीडेंस ट्रायंगल, जिसमें माइनस का फाई आ रहा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ XC मेरा बड़ा है। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई, ये आई रेडियन में 3.84, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए नो डाउट मेरे को टेबल देखनी होती है, 10 टेबल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर आपके पास में अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप लिखेंगे फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 3.84, जो भी कुछ आ रहा हो आप एक बार मैच कर लेंगे। यहाँ पे 3.84 दे रखा है, यहाँ पे 1.31 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। यही होगा 25 3 75, हाँ 3.84 ये ऊपर वाला ही ठीक होगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? चलिए, अब इसकी कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि सर्किट एक तो कैपेसिटिव है, दूसरा कैपेसिटिव में करंट जो होती है वो लीड करती है। जो मैंने अभी कहा था ना आपसे कि अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, तो वो आंसर हमने यहां दे रखा है कि करंट यहां पे लीड करती है, यानी पोटेंशियल पीछे चलता है, करंट हमारी आगे चलती है। थोड़ा सा और ब्रीफ कर देते हैं। देखिए क्या है, आप जब इसका वेव डायग्राम बनाएंगे तो पोटेंशियल का तो ये बन गया, करंट की बात करेंगे तो करंट नो डाउट पहले से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी इस तरीके से, ठीक है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है, इट रिप्रेजेंट फॉर E और इट रिप्रेजेंट फॉर I, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो और फेज डिफरेंस निकाल के दे रखा है एंगल के टर्म्स में, तो 75.4 आंसर लाना कोई जरूरी नहीं है, आपके पास टेबल है तभी ला पाएंगे आप, ऐसे जरूरत नहीं है। चलिए, अब हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट की बात करेंगे तो हम लोगों ने इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाल दी। इफेक्टिव वोल्टेज की बात करेंगे तो VC इक्वल्स टू I इफेक्टिव इनटू XC, सारी चीजें वही हैं जो भी हम एक्सप्लेन करके चुके हैं। तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेंगे, आप अपने हाथ से कैलकुलेशन करेंगे, और अगर कोई कैलकुलेशन यहां से मिसमैच हो रही है तो कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे, और फिर अगर कोई मान लीजिए गलत निकलती है तो मुझे जरूर एक बार इंटीग्रेट करवाएंगे। वेक्टर डायग्राम की बात की, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट। अब इसके बाद और बात करें, इंपीडेंस निकाल रखी है। आज की क्लास हम लोगों की यहीं पे बच्चों होती है क्या, ओवर। तो मैं समझता हूं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, जो आपको काफी कुछ सिखा देता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।